हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 6 सेमेस्टर है, आज हम लोग 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति, अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होंगे लेकिन साथ में आंसर भी होंगे। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो इस वजह से आप इन वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि आपकी सिलेबस की थी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो तो बताई, साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी जिन्हें आपको कवर करना ही है एग्जाम से पहले, वो भी बताए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे पहले हम देखेंगे सिलेबस, क्योंकि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है या क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है यानी इकाई 1 जिसका नाम परिचय है, ठीक है, तो उसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे और वो 2 जो चैप्टर हैं वो इस प्रकार हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी इकाई 2 स्टार्ट होती है जिसका नाम है सार्वजनिक नीति डिज़ाइन और कार्यान्वयन, जिसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। किस प्रकार, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी यूनिट 2 है। फिर उसके बाद में आपकी यूनिट 3 स्टार्ट होती है जिसका नाम है लोक नीति मूल्यांकन, यानी थर्ड जो यूनिट है उसका नाम लोक नीति मूल्यांकन है, जिसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आपकी यूनिट 4 स्टार्ट होती है जिसका नाम है नीति की राजनीति, यानी जो नीति है उसकी राजनीति। ये जो यूनिट है इसमें आपका चैप्टर 1 है जो कि इस प्रकार है। ये आपका फुल जो सिलेबस है वो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसे चेक कर लेना। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसकी स्टार्टिंग करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नीति क्या है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, चर्चा करें। अब देखिए, हम पूरी बुक ही हमारी लोक नीति ही है, तो जाहिर सी बात है ये तो क्वेश्चन बनना ही है कि लोक नीति आखिर होती क्या है। और जब हम लोक नीति पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो क्यों आवश्यक है भाई, हम क्यों पढ़ते हैं लोक नीति, ज़रूरत क्या है हमें भाई, क्यों ज़रूरत है। तो हम इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो लोक नीति का अर्थ पहले देखेंगे। अब आप भी सोचिए कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए लोक नीति, ठीक है। तो हम लोग अब बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि लोक नीति का अर्थ क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे, लोक नीति सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे दिशा निर्देश, सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है जो समाज की समस्याओं के समाधान, नागरिकों के कल्याण और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। यानी देखिए, ऐसी सूचना या एक तरह से ऐसा दस्तावेज जिसमें हमारी जो नागरिक होते हैं उनके कल्याण के लिए, राष्ट्रीय की जो लक्ष्य होते हैं उनके लिए, या फिर राष्ट्रीय कल्याण के लिए कुछ नियम या कुछ नीतियां बनाई जाती हैं जिनको हम नीति कहते हैं, या फिर उन्हें नीतियों के अंतर्गत रखते हैं। इसके माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों को निर्धारित करती है कि हमें इतने साल में ये चीज़ प्राप्त करनी है, और उन्हें लागू करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को संचालित करती है, ताकि जो मुद्दा है ये कहें जो हमारा मोटिव है उसको प्राप्त किया जा सके। इसमें ये निर्णय लेना, कार्यान्वयन करना और परिणामों का मूल्यांकन करना शामिल होता है। जैसे कि अगर कोई सरकार है वो चाहती है कि इस इलाके की जितनी भी सड़कें हैं वो पक्की सड़कें बन जाएं, कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। ये इसका ये हो गया, ये नीति बन गई कि हाँ भैया, हमें ये इतने टाइम में, हमें 5 साल में यहाँ पर कार्य करना है, पूरी सड़कें बनानी है। अब इसके अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा, कार्यान्वयन होगा, और जो परिणाम हुआ है यानी हमने 2 साल में या 1 साल में कितना कार्य किया है उसका भी मूल्यांकन होगा इसके अंतर्गत। आई होप आपको परिचय अच्छे से, या फिर ये कहूँ अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे डेविड ईस्टन के अनुसार, यानी जो डेविड ईस्टन है इनके अनुसार लोक नीति सरकार के उन कार्यों का परिणाम है जो वह समाज की समस्या के समाधान के लिए करते हैं। यानी ऐसे कार्य जो समाज की समस्या को सॉल्व करने के लिए, या जो प्रॉब्लम्स हैं समाज में उन्हें सॉल्व करने के लिए किया जाए, वो लोक नीति है। ये इनके अनुसार। देखिए, व्यक्ति जो हैं वो आपको इनकी जो अनुसार हैं, या ये कहें इनके जो थिंक थॉट हैं वो आपको एज इट इज़ ही लिखने होते हैं, तो आपको रट्टा मारना होगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, थॉमस डाई के अनुसार ये कहते हैं, लोक नीति वह कार्य है जो सरकार करती है
सरकार करती है या नहीं करती, यानी लोक नीति वो सभी कार्य होते हैं जो सरकार करे या ना करे, वो सभी लोक नीति है, ये इनके अनुसार है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक नीति के प्रमुख तत्व कि इसके कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला हम देखेंगे सरकारी भागीदारी। लोक नीति केवल राज्यों के अंगों द्वारा निर्मित और क्रियान्वित होती है, यानी जो सरकारी अंग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सार्वजनिक हित। इसका उद्देश्य समाज के व्यापक हित में कार्य करना होता है, यानी समाज का जितना बड़ा भाग है, या ये कहें जो सबसे बड़ा भाग है, उसके एक तरह से सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रक्रियात्मक प्रकृति। किस तरह से यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान से लेकर समाधान तक कई चरण होते हैं, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ समस्या देख ली कि ये समस्या है और फिर काम ही नहीं किया, नहीं, ये समस्या को भी देखते हैं और उसके समाधान तक कई चरणों में हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासात्मक और कल्याणकारी मुद्दे। किस तरह से ये समाज में के सभी वर्गों के कल्याण हेतु बनाई जाती है, यानी देखिए समाज के जितने भी वर्ग होते हैं उन सभी वर्गों के कल्याण के हेतु, या ये कहें कल्याण के लिए ही ये नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णयात्मक स्वरूप। किस तरह से इसमें नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं जो प्रशासन को निर्देशित करते हैं ताकि जो प्रशासन है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोक नीति का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि लोक नीति जो है इसका अध्ययन ही क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखेंगे सरकारी कार्यप्रणाली को समझने के लिए। किस तरह से जो सरकारी कार्यप्रणाली होती है उसको समझते हैं। इसमें आप लिखेंगे लोक नीति का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि सरकार किस प्रकार नीतियां बनाती है, उनका कार्यान्वयन कैसे होता है और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया का विश्लेषण संभव होता है। यानी देखिए लोक नीति का अध्ययन जो है वो हमें ये बताता है कि सरकार किस तरह से नीतियाँ बना रही है, किस तरह से उन्हें कार्यान्वयन यानी लागू कर रही है या क्रिया में ला रही है, और ये किस तरह से समाज पर प्रभाव डालते हैं। ये सभी चीज़ें हमें लोक नीति के अध्ययन से पता चलती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समस्या की पहचान और समाधान में सहायक। किस तरह से ये समस्या की पहचान और समाधान में सहायक होती है। समाज में विभिन्न जटिल समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा आदि ये समाधान हेतु प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है। लोक नीति के अध्ययन से हम इन समस्याओं के मूल कारणों को समझ सकते हैं और उचित समाधान सुझा सकते हैं। यानी देखिए जो भी ऐसी समस्या है जो हमारे समाज में अभी भी हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, शिक्षा हो गया, क्योंकि शिक्षा को अभी भी हमारे समाज में इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं माना जाता। तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि उन्हें सॉल्व किया जा सके, उनसे जो उनकी कमियां हैं या ये कहें उनसे उभरा जा सके, इसीलिए ये नीतियाँ बनाई जाती हैं और ये किस तरह से समाज पे कार्य करती हैं ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी के लिए। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक होती है। लोक नीतियों का अध्ययन आम नागरिकों की नीतियों को समझ देता है जिससे वह अधिक जागरूक होकर अपनी राय और सुझाव देते हैं। अब देखिए अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या ही उस पर राय दोगे और क्या ही आप सुझाव दोगे। तो इसी वजह से हमें लोक नीति पढ़नी चाहिए, लोक नीति के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम अपनी राय दे पाएंगे कि हाँ भाई ये वाली नीति इस तरह से बनाओ, या अपना सुझाव दे पाएंगे कि इस नीति में ये वाली कमियां हैं ये ऐड करो। तो इसी वजह से हमें लोक नीति पढ़ना चाहिए या हमें जानना आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता हेतु। किस तरह से नीति का मूल्यांकन और निगरानी प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है जिससे सरकारी संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। अब देखिए अगर प्रशासन की जो दक्षता है और पारदर्शिता है वो ना हो तो घपला हो सकता है, घोटाला हो सकता है। इसीलिए जो प्रशासन की पारदर्शिता है उसको बनाने के लिए और जवाबदेही होने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। किस तरह से ये विकासात्मक जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होता है। सतत विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नीति निर्माण एवं आवश्यक उपकरण है। लोक नीति का अध्ययन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, तभी हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहु विषय दृष्टिकोण का विकास। किस तरह से लोक नीति राजनीतिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और प्रशासन जैसे अनेक विषयों में से जुड़ा है जिसके अध्ययन से विद्यार्थियों में बहु विषय दृष्टिकोण का विकास होता है जिससे वह जटिल सामाजिक चुनौतियों का व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। यानी देखिए ये जो है ये विषय सिर्फ एक राजनीति से ही नहीं बल्कि हमारे जो समाजशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है, प्रशासन है, उससे भी जुड़ा हुआ है।
इसीलिए जब छात्र इस विषय को पढ़ते हैं यानी लोक नीति को पढ़ते हैं तो वो बहु विषय या बहु दृष्टिकोण विषय को रखते हैं और उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब देखिए, अब मैं आपको डिटेल में तो सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है, आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। हेडिंग्स याद करने के बाद में इन्हें प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने हेडिंग्स लिख रखी है, उसके बाद में आपको इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद में ये चीज़ आप खुद बनाकर लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से ध्यान से इसे देख लिया। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 बार वीडियो देखनी है, आपको सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। फिर बस आपको हेडिंग्स याद करनी है और हेडिंग्स के अंदर इन्हें लिख देना है, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो डेफिनेशन होती है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता देती हूँ कि आपको ये रट्टा मारना है, तो वहाँ आपको रट्टा मारने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे लोक नीति केवल सरकारी क्रियाकलापों का संकल्प मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। किस तरह से? क्योंकि इसमें गरीबी, बेरोजगारी, हमारी शिक्षा, सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अध्ययन से न केवल सरकारी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ होती है, बल्कि यह नीति निर्माण में जन भागीदारी, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्रोत्साहित करती है। यानी इससे सिर्फ हमारी राजनीति के बारे में ही नहीं, बल्कि जो हमारी जन भागीदारी है, पारदर्शिता है, सामाजिक उत्तरदायित्वता है, उसको भी बढ़ाने का कार्य करती है। आधुनिक लोकतंत्र में लोक नीति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोकतंत्र, अपनी जो लोक नीति है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम दूसरे से या फिर किसी से कह सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? तो दूसरों पे बोलते हैं ना, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद पे पता होना चाहिए, खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, तुम्हें पता, अगर पता ही नहीं है, हम बोले जा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा? तो इसी वजह से हमें लोक नीति का अध्ययन करना आवश्यक है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्माण क्या है? इसके प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको नीति निर्माण, यानी जो नीति है वो किस तरह से बनाई जाती है, ये आपको बताना है और इसके जो प्रमुख चरण हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है? चले पहले हम देखेंगे नीति निर्माण का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आप लिखेंगे नीति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं की पहचान करती है और उन्हें सुलझाने के लिए औपचारिक निर्णय एवं योजनाएं बनाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो समस्या है उसकी पहचान करना और जो सोल्यूशन है वो बनाना नीति निर्माण कहलाता है। इसमें विभिन्न हितधाराओं जैसे राजनेताओं, नौकरशाही, विशेषज्ञों और जनता की भागीदारी होती है। नीति निर्माण एक सतत, जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में विकसित होती है। यानी देखिए, जब भी कोई नीति बनती है या कोई भी कानून बनाया जाता है तो हितधाराओं की, राजनेताओं की, नौकरशाहों की और जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। और ये एक जटिल या फिर सतत प्रक्रिया है जो बहु विषय या बहुस्तरीय प्रक्रिया होती है। यानी एक ही टाइम पे हम इसे ये नहीं कह सकते कि हमने पूरी नीति बना दी एक टाइम पे या फिर एक ही निर्णय में नहीं बन सकती। ये कई स्तरों पे जाके नीतियाँ बनती हैं और कई स्तरों पर बहुत बार बहस होती है, तब जाके कोई नीति बनती है। अब हम देखेंगे नीति निर्माण के प्रमुख चरण, कि अगर हम चरणों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे समस्या की पहचान। किस तरह से? नीति निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या सामने आती है और इसे सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम ये कहें कि नीति बनाई क्यों जाती है, तो ऐसी समस्या या ऐसी सिचुएशन हो जब आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सरकार को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, तब सरकार जो है वो नीति बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट होती है हमारी नीति एजेंडा निर्धारण। जब किसी समस्या को गंभीर माना जाता है तो उसे सरकार के कार्य एजेंडे में शामिल किया जाता है। ये प्रक्रिया राजनीतिक दबाव, मीडिया या आंदोलनों के माध्यम से होती है। यानी जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसी गंभीर समस्या हो जाए जिसे सरकारी कार्य एजेंडे में रखा जाना चाहिए कि हाँ, सरकार इस पर नीति बनाए या कानून बनाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये या तो राजनीतिक दबाव के कारण होती है या मीडिया द्वारा या आंदोलन द्वारा। अगर आपको याद हो कि किसान आंदोलन चले थे, वो जो किसान आंदोलन बिल आया था वो किसकी वजह से आया था? जब किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया था, जनता ने आंदोलन करना शुरू करा, जब सरकार पर दबाव बना। तो इस तरह से हम नीतियाँ बनवाते हैं या नीतियाँ बनती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे नीति निर्माण, किस तरह से नीतियाँ बनती हैं। इस चरण में विशेषज्ञों, सलाहकारों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाता है और स्वाभाविक समाधान तैयार किया जाता है। यह चरण विचार
समर्थन और विश्लेषण पर आधारित होता है। यानी देखिए, जब भी कोई नीति बनानी होती है तो विशेषज्ञ यानी जो उस विषय के बारे में अच्छे से जानते हो उन लोगों को बुलाया जाता है, सलाहकारों को बुलाया जाता है और प्रशासनिक जो हमारे नेता वगैरह होते हैं उन अधिकारियों को बुलाया जाता है और बातचीत की जाती है कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या नीति बनाई जाए या इसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति को अपनाना। यह वह चरण है जब तैयार की गई नीति को वैधायिका या कार्यपालिका द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृति दी जाती है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक सहमति और समर्थन आवश्यक होता है। यानी देखिए, जब कोई भी नीति बन जाती है तब उसे जो विधायिका है या फिर कार्यपालिका है उसके द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृति दी जाती है कि हाँ, अब ये जो नीति है ये लागू होगी। तब जाके उसे राजनीतिक जो सहमति है वो प्राप्त होती है और वो फिर जनता के पास आती है कि हाँ भैया, अब तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति का क्रियान्वयन। किस तरह से जो नीति है उसका क्रियान्वयन होता है। इसमें आप लिखेंगे, स्वीकृत नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य प्रशासनिक एजेंसियां, विभागों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यानी जो भी हमारी नीतियां बनी हैं या जो भी कार्य होता है उसको प्रशासनिक एजेंसियां या विभागों द्वारा जो अधिकार है वो प्रदान किए जाते हैं, जिसमें अधिकारों का आवंटन, योजना का संचालन और निर्देशों का पालन शामिल होता है। यानी जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसमें संसाधनों का आवंटन सही होना चाहिए। यानी जो संसाधन है उनका बंटवारा सही हो, योजना का संचालन सही हो और जो निर्देश है उनका पालन किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति का मूल्यांकन। लागू की गई नीतियों के परिणामों की समीक्षा की जाती है कि क्या वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यानी देखिए, नीति लागू तो हो गई, अब देखा जाएगा उसका सर्वेक्षण किया जाएगा या ये कहें उसकी जो फीडबैक है वो ली जाएगी कि जो हमने नीति बनाई है वो कार्य कर भी रही है एक्चुअल में या नहीं कर रही, और नहीं कर रही है तो उसमें संशोधन की अगर चेंजेस की आवश्यकता है वो भी होंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निर्माण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो किसी समस्या की पहचान से लेकर उसके समाधान तक विभिन्न चरणों में कार्य करती है। पहले समस्या को पहचाना जाता है, फिर उसके समाधान के लिए विभिन्न चरण होते हैं जो कि हमने अभी देखे। ये केवल सरकारी निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक कुशलता का परिणाम होता है। यानी सिर्फ सरकारी निर्णयों की वजह से ही नहीं बनती बल्कि जो सामाजिक सहभागिता है, प्रशासनिक कुशलता है, उसके लिए भी नीतियां बनती हैं। इसके हर चरण में विश्लेषण, समन्वय और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जिससे लोक नीति प्रभावी एवं उत्तरदायित्व बन सके। यानी इसका हर चरण ऐसा होता है जिसमें हमें विश्लेषण, बहुत ज़्यादा बातचीत की, समन्वय की और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है ताकि जो घोटाले जैसी सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो और जो नागरिक हैं वो अच्छे से इस पर जवाबदेही हो सके। जो भी इसे बना रहा है वो जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको छोटा सा भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्कसंगत मॉडल के प्रमुख विशेषताओं और उसकी सीमाओं का वर्णन करें। यानी जो तर्कसंगत मॉडल होता है इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसकी सीमाओं का भी वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखिए, बच्चे क्या करेंगे, तर्कसंगत मॉडल बताएंगे, इसकी सीमा बताएंगे, बात खत्म। पर आपको ऐसा नहीं करना। पहले देखिए क्या पूछा गया है, तर्कसंगत मॉडल, तो सबसे पहले हम बताएंगे तर्कसंगत मॉडल। फिर क्या पूछा गया है, इसकी विशेषता, तो सेकंड है हमारी विशेषता। एंड थर्ड पूछा गया है सीमाएं, तो थर्ड हमारा सीमाएं। तो एक ही क्वेश्चन में ये तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बट क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, आपको क्वेश्चन नहीं पता चल पाता। तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को डिवाइड करिए भागों में कि वो क्या क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। जैसे कि इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले हम ये देखेंगे तर्कसंगत मॉडल का क्या अर्थ है, यानी तर्कसंगत मॉडल क्या होता है। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, तर्कसंगत मॉडल लोक नीति निर्माण का एक आदर्श दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि नीति निर्माता सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण कर अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत वाला विकल्प चुनते हैं। यानी जो हमारा तर्कसंगत मॉडल है इसका मानना है कि जो वो भी नीतियां बना रहा है, यानी जो भी नीति निर्माता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो विकल्प हैं उनका विश्लेषण करता है पहले, फिर अधिकतम लाभ किस में होगा और न्यूनतम जो लागत है वो किस में लगेगी, यानी हमें लाभ भी ज़्यादा हो और खर्च भी कम हो, ऐसा कौन सा विकल्प है उसका चयन करता है। यह मॉडल वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक सोच पर आधारित है। यानी ये जो मॉडल है ये वैज्ञानिक पद्धति और जो तार्किक सोच होती है, दिमाग से सोचने वाली, उस पर आधारित होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे तर्कसंगत मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। सेकंड पॉइंट क्या था, विशेषता। अब देखो, विशेषता आ गई,
अब हम पहले हम देखेंगे तर्कसंगत जो मॉडल है इसकी विशेषता। पहले हम देखेंगे समस्या की स्पष्ट पहचान, यानी जो समस्या है उसको स्पष्ट रूप से पहचानना। किस तरह से नीति निर्माण की प्रक्रिया एक स्पष्ट और ठोस समस्या की पहचान से शुरू होती है। यानी सबसे पहला जो मुद्दा है या सबसे पहला जो स्टेप है वो यही तो है कि समस्या पहचानना, तो ये समस्या पहचानने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकल्पों का संपूर्ण विश्लेषण। सभी स्वाभाविक विकल्पों का एकत्र करना कर उनके लाभ और हानियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब हमने देख लिया समस्या क्या है, हमने देखा कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो बहुत सारे मिले, लेकिन सबको एकत्रित करके पहले हम देखेंगे लाभ और हानि कि क्या क्या लाभ है क्या क्या हानि है। ऐसा ना हो हम ऐसा सोल्यूशन ले लें जिसमें हानि जो है वो 3 हो और लाभ जो हो वो 2 हो, तो हम तो घाटे में रह जाएंगे। इसी वजह से सारे जो हमारे सोल्यूशन है उनको देखना और उनकी तुलना करना कि किस में लाभ ज़्यादा है और किस में हानि कम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उद्देश्य की स्पष्टता। नीति के लक्ष्य पहले से तय होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही निर्णय लिया जाता है। यानी जो भी नीति है उसके जो लक्ष्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है कि हाँ भैया हमें 5 साल में सड़कें बनानी है, 5 साल में रेलवे स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो उन्हीं का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लागत लाभ विश्लेषण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे नीति निर्माण में लागत और लाभ का गणितीय एवं व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाता है ताकि जो लागत है वो कम हो और लाभ जो है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्वोत्तम विकल्प का चयन। जो विकल्प अधिकतम सामाजिक लाभ और न्यूनतम लागत प्रदान करता है उसे अपनाया जाता है। यानी जिससे लाभ तो ज़्यादा हो और जो नुकसान है या लागत है वो कम हो, हम उसी का चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तर्कसंगत मॉडल की सीमाएं। थर्ड क्वेश्चन उसी में थर्ड पूछा गया था जो सीमाएं हैं, तो अब हम सीमाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सीमाओं में पहला आप लिखेंगे पूर्ण जानकारी की आवश्यकता। यानी जो भी हमारी चीज़ है जिसकी भी ऊपर हम नीतियां बना रहे हैं उसके ऊपर हमें पूर्ण जानकारी यानी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से यह मॉडल मानता है कि नीति निर्माताओं के पास सभी विकल्पों और उनके परिणामों की पूरी जानकारी होती है जो वास्तविकता में संभव नहीं है। यानी देखो नीति निर्माताओं का मानना है कि जो जितने भी विकल्प हैं उनकी पूरी जानकारी हमारे पास है, पर ऐसा वास्तविकता में होना संभव थोड़ी ना। हमने थोड़ी ना फ्यूचर देखा है कि हमने ये अपनाया तो ये होगा, तो इस वजह से ये संभव वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होना चाहिए बट संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और संसाधनों की कमी। किस तरह से सभी विकल्पों का विश्लेषण करना अत्यधिक समय और संसाधनों की मांग करता है जो व्यवहारिक नहीं है। यानी अगर हम सभी जो विकल्प है सभी जो ऑप्शंस हैं उनकी जांच करेंगे तो समय भी लगेगा और संसाधन भी लगेंगे जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाते, तो ये इसकी एक तरह से सीमा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीति और सामाजिक दबाव। किस तरह से नीति निर्माता एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है जहां तर्क के अलावा सत्ता जनमत और हित समूह का भी प्रभाव होता है। यानी यहाँ पर हम राजनीतिक जो दबाव है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मनुष्य की सीमित तर्कशीलता। किस तरह से हर्बर्ट साइमन के अनुसार मनुष्य सीमित तर्क का उपयोग करता है, इसीलिए पूर्ण तर्कसंगत निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यानी मनुष्य अपनी जो सीमित चीज़ें हैं, अपनी जो सीमित एनवायरनमेंट है वो वहीं तक सोच पाता है। इसी वजह से जो तर्कसंगत निर्णय है वो सही से नहीं लिया जाता या कहीं ना कहीं हम उस पे पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल्य आधारित निर्णय। कई बार नीति निर्णय तर्क पर नहीं बल्कि मूल्य परंपराओं और नैतिकता पर आधारित हो जाते हैं। हमें लेना तो मूल्य पर होना चाहिए जो हमारा निर्णय है, लेकिन कभी कभी क्या होता है परंपराओं और नैतिकता पर हमारा जो निर्णय है वो आधारित हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संगत मॉडल लोक नीति निर्माण की एक आदर्श अवधारणा प्रस्तुत करता है जो नीति निर्माण को वैज्ञानिक और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं जो हमारा तर्क संगत मॉडल है वो वैज्ञानिक और निष्पक्षता पर आधारित होता है, लेकिन व्यवहार में यह मॉडल कई व्यवहारिक सीमाओं से घिरा हुआ है। फिर भी यह नीति निर्माण के विश्लेषण और तुलना में एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें, रियलिटी में देखें, तो ये व्यवहारिक जो सीमा है उनसे घिरा हुआ हम देख सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा। लेकिन ये फिर भी जो विश्लेषणात्मक है, तुलनात्मक है, इस ढांचे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा सामाजिक प्रक्रिया सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें सामाजिक प्रक्रिया सिद्धांत के बारे में बताना है और इसके जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में बताना है, उनकी आलोचनात्मक वर्णन करना है। आलोचनात्मक वर्णन का अर्थ है इसकी जो विशेषता है वो भी बतानी है और जो कमियां हैं वो भी बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत का अर्थ, कि सार्वजनिक जो प्रक्रिया सिद्धांत है वो क्या है। सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत लोक नीति निर्माण को एक गतिशील, निरंतर और बहुचरणीय प्रक्रिया के रूप में देखता है। यानी ये जो है ये लोक नीति निर्माण को एक तरह से गतिशील, निरंतर और बहुचरणीय प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्योंकि ये कभी रुकने वाली नहीं है और इसमें एक चरण ना होकर बहुत सारे चरण रहते हैं और ये चलने वाली ही प्रक्रिया यानी गतिशील प्रक्रिया है। इसके अनुसार नीति निर्माण कई एकल घटना नहीं है, बल्कि यह एक मिश्रित है जिसमें समस्या की पहचान से लेकर उन नीति मूल्य तक कई चरण शामिल है। यानी ये मानते हैं कि इसमें कोई भी एक समस्या या एक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक श्रृंखला होती है जिसमें कई घटनाएं शामिल होती हैं, जिसमें समस्या की पहचान करना, फिर उसका मूल्यांकन करना और नीतियां बनाना, ऐसे चरण शामिल होते हैं। यह सिद्धांत नीतियों को एक प्रोसेसिंग ऑर्डिनेट गति मानता है जिसमें विभिन्न संस्थाएं, समूह और हितधारी समय समय पर सक्रिय रहते हैं। यानी ये जो है ये इसमें हम देख सकते हैं कि सभी जो समूह हैं और संस्थाएं हैं वो समय समय पर सक्रिय रहते हैं और इसमें भाग लेते रहते हैं। अब हम देखेंगे सार्वजनिक नीति क्रिया की प्रमुख चरण और उनकी आलोचनात्मक विश्लेषण। किस तरह से जो सार्वजनिक नीति क्रिया है उसके प्रमुख चरण है और उसका हम आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला है हमारा समस्या की पहचान यानी चरण। चरण में पहले हम देखेंगे समस्या की पहचान किस तरह से। इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या को चिन्हित किया जाता है जिन्हें नीति के माध्यम से हल किया जा सके। यानी इसके अंतर्गत जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ऐसी समस्या को रखा जाता है जिन्हें हम नीति बनाकर हल कर सकते हैं। आलोचना क्या है, कई बार समस्याओं की पहचान पूर्ण ग्रहण या राजनीति लाभ के अनुसार होती है, जिससे वास्तविक मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं या वास्तविक जो मुद्दे हैं उनके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम राजनीतिक लाभ से उन्हें देख लेते हैं। तो इस वजह से ये इसकी एक आलोचना हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एजेंडा निर्माण। किस तरह से इसमें तय किया जाता है कि किन समस्याओं को नीति निर्माण के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। यानी पहले से ही एजेंडा बना लिया जाता है कि किस नीति को रखना है या किस कार्य को नीति निर्माण में रखना है। आलोचना क्या है, इस चरण सत्ता और प्रभाव से प्रभावित होता है। मीडिया, हित समूह और सत्ता पक्ष एजेंडे को प्रभावित करती हैं। यानी जो मीडिया हो गई, हित समूह हो गए या राजनीतिक जो समूह है वो जो एक तरह से हमारा एजेंडा है उसको प्रभावित करती है या फिर ये कहें उस मुद्दे को प्रभावित करके चेंज भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण। किस तरह से जो हमारा नीति निर्माण है वो भी एक तरह से चरण है। इसमें आप लिखेंगे इस चरण में विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण कर समाधान तैयार किया जाता है। यानी जो भी हमारे विकल्प हैं उनका विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये हमारे इसके सल्यूशन है, उसका विश्लेषण करेंगे और जो सही सल्यूशन होगा उसको तैयार करेंगे। आलोचना क्या है, व्यवहारिक रूप से सभी विकल्पों की तुलना करना कठिन होता है और तकनीकी वैज्ञानिकता की कमी निर्धारण को कमजोर कर देती है। अब तकनीकी रूप से देखें तो सभी जो विकल्प हैं उनका चयन करके उन्हें देखना और फिर उनकी तुलना करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो ये एक आलोचना हो गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीतियों को अपनाना। किस तरह से इस चरण में सरकार या संसद द्वारा किसी नीति को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी जाती है या ये कहें उसे औपचारिक रूप से अपना लिया जाता है। आलोचना क्या है, इसकी आलोचना है राजनीतिक सौदेबाजी, संगठन राजनीति और वोट बैंक के प्रभाव के कारण नीति गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यानी जो राजनीतिक सौदेबाजी हो गई और गठबंधन राजनीति हो गई, वोट बैंक हो गया, इसकी वजह से जो हमारा निर्णय होता है या नीति होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति का कार्यान्वयन। किस तरह से नीति को धरातल पर लागू किया जाता है जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियों शामिल होती हैं। यानी जो एक्चुअल लाइफ होती है उस पर अब उसे लागू किया जाता है, जिस पर बहुत सारी जो एजेंसियां होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आलोचना क्या होती है, प्रशासनिक दक्षता, संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण नीति का सही कार्यान्वयन नहीं होता। यानी हम अगर किसी भी नीति को एक्चुअल में लागू करते हैं तो वहाँ पर हम संसाधनों की कमी देख सकते हैं, भ्रष्टाचार देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में उसका कार्य होता है, कार्यान्वयन होता है, वो हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति मूल्यांकन। किस तरह से इसमें यह देखा जाता है कि नीति अपने लक्ष्य को कितना पूरा कर पाए। यानी जो भी नीति बनाई गई है वो अपने लक्ष्य को कितना पूरा कर पा रही है ये देखा जाता है। आलोचना में आप लिखेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया अक्सर पक्षपातपूर्ण होती है और इसके निष्कर्षों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यानी जो मूल्यांकन हो रहा है, जो भी हमारा मूल्यांकन हो रहा है उसकी जो फीडबैक निकलती है वो
पूर्ण होती है, यानी एक ही पक्ष का वो समर्थन करती है, जिस वजह से जो निष्कर्ष होता है वो सही से नहीं निकल पाता और ना ही उसको गंभीरता से देखा जाता है कि हाँ भैया इसका आउटपुट ये हुआ है तो उसे गंभीरता से देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत लोक नीति को एक वैज्ञानिक और चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में समझने का सशक्त ढांचा प्रदान करते हैं। यह शासन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में सहायक है। ठीक है, हालांकि इसके प्रत्येक चरण में व्यवहारिक बाधाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप और संसाधन कमजोरी देखने को मिलती हैं, यानी हम इसमें हर चरण में कोई ना कोई कमजोरी देख सकते हैं, जिससे दूर करना नीतियों की प्रभावशालीता के लिए आवश्यक है। और अगर हम उन्हें दूर करना चाहें या नीतियों की प्रभावशालीता चाहते हैं तो उन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसकी कमियां हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति डिज़ाइन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, यानी जो नीति डिज़ाइन है उसकी जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, नीति डिज़ाइन का अर्थ। यानी पहले हम देखेंगे नीति जो डिज़ाइन है आखिर वो होती क्या है। नीति डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु प्रभावी और व्यवहारिक नीति ढांचे का निर्माण किया जाता है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा स्वरूप जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्या होती है उसके लिए एक प्रभावी नीति बनाना या प्रभावी एक सल्यूशन बनाना, वो प्रक्रिया जो है हमारी नीति डिज़ाइन कहलाती है। इसमें नीतियों के उद्देश्यों, समाधानों, उपकरणों, कार्यक्रमों और कार्यान्वयन तंत्र को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है ताकि नीति अपने लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त कर पाए। यानी जो भी जिस भी मुद्दे पर नीति बना रही है या नीति बन रही है वो अपने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाए। इसी वजह से उसकी जो वो उद्देश्य है, संसाधन है, उपकरण है, कार्यक्रम है, उन पर ध्यान दिया जाता है। कार्यान्वयन तंत्र है उसको अच्छे से देखा जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नीति डिज़ाइन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण, कि जो नीति डिज़ाइन है इसकी जो प्रक्रिया है इसके प्रमुख चरण क्या होते हैं, किस किस चरणों से नीति डिज़ाइन होती है। तो पहले हम देखेंगे समस्या की स्पष्ट परिभाषा, यानी जो भी समस्या है उसकी स्पष्ट परिभाषा होती है। किस तरह से डिज़ाइन की शुरुआत समस्या की सटीक पहचान और परिभाषा से होती है। ये समझना ज़रूरी होता है कि कौन सी समस्या नीति द्वारा हल की जा सकती है या कौन सी ऐसी नीति बनाए जो इस समस्या को हल कर दे। इसलिए समस्या की जो सटीकता है या स्पष्टता है वो ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति लक्ष्य का निर्धारण। जो भी नीति है उसका लक्ष्य जो होता है उसका निर्धारण करना ज़रूरी होता है। किस तरह से, समस्या की पहचान के बाद नीति के उद्देश्य तय किए जाते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, रोजगार सृजन हो गया, शिक्षा सुधार हो गए। ऐसे जो मुद्दे होते हैं उन पर नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नीति उपकरणों का चयन। किस तरह से जो नीति उपकरण है उनका चयन होता है। इसमें आप लिखेंगे नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे कि कानून हो गया, अनुदान हो गया, कर प्रोत्साहन हो गया, योजना हो गई, इन सभी का चयन करना आवश्यक होता है ताकि एक अच्छी नीति बन सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकल्पों का मूल्यांकन, यानी जो भी विकल्प होते हैं उनका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। किस तरह से, विभिन्न रणनीतियों और उपकरणों का तुलनात्मक अध्ययन कर कर यह देखा जाता है कि कौन सा विकल्प सबसे उपयोगी या व्यवहारिक है। तभी तो हम सबसे जो इम्पोर्टेंट या ये है सबसे जो उपयोगी सल्यूशन है वो ले पाएंगे। इसीलिए इनका जो मूल्यांकन है, रणनीतियों का तुलनात्मक अध्ययन है वो करना आवश्यक है ताकि जो बेस्ट सल्यूशन है वो मिल पाए या बेस्ट नीति बन पाए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हितधारकों की भागीदारी, यानी जो हितधारक होते हैं उनकी भागीदारी। किस तरह से, नीति डिज़ाइन में विभिन्न हितधारक जैसे नागरिक समाज, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक समूहों और स्थानीय जो समुदायों की राय होती है वो अनुभवों को शामिल करता है, या इन सभी ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता होती है ताकि जो नागरिक हैं वो देख पाएँ वो चीज़ सही है या नहीं। विशेषज्ञ यानी वो पर्टिकुलर उस विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। व्यवहारिक जो समूह होते हैं वैसे होने चाहिए। स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी भी राय लेनी चाहिए ताकि जो नीति है वो अच्छी बन सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कार्यान्वयन व्यवस्था का निर्धारण। किस तरह से आप इसमें देखेंगे नीतियों को लागू करने वाली संस्थाएं, संसाधनों और प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है ताकि नीति ज़मीनी स्तर पर पहुँचे। यानी जो भी संसाधन है या फिर
संस्थाएं हैं उनका प्रक्रिया के से या ये कहें नियोजन रूप से बनाया जाता है, ताकि जो ज़मीनी स्तर है यानी जो रियलिटी है उसमें भी जो नीति है वो वर्क कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल्यांकन और लचीलापन। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे, नीति डिजाइन में निगरानी ये तंत्र और आवश्यकता अनुसार नीतियों को बदलाव की व्यवस्था भी शामिल होती है, ताकि समय अनुसार इसमें सुधार किया जा सके। यानी ऐसा नहीं है कि कठोर नीति बना दी, नहीं, हमें लचीली नीति बनानी चाहिए, ताकि जैसी भी हमें आवश्यकता हो समय के साथ या फिर जैसी भी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम उसमें चेंज कर सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, नीति डिजाइन एक रचनात्मक और रणनीतिक प्रक्रिया है जो किसी नीति की सफलता की नींव रखती है। यही यदि डिजाइन में स्पष्ट भागीदारी और व्यवहारिकता हो तो नीति अधिक प्रभावशाली और टिकाऊ बन सकती है। यानी इन सभी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये प्रक्रिया न केवल नीति को लागू करने में मदद करती है, बल्कि इसे लक्ष्य को प्राप्ति सुनिश्चित भी करती है। तभी कोई भी जो लक्ष्य है या नीति का जो मुद्दा होता है उसको प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निगरानी से ये क्या तात्पर्य है। नीति निगरानी में भागीदारी सूचना प्रणाली यानी GIS की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। यानी जो नीति निगरानी है उससे आपका क्या तात्पर्य है, या ये कहूँ नीति निगरानी क्या होती है। और नीति निगरानी में जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है यानी GIS, उसकी जो उपयोगिता है या फिर उसका जो रोल है वो आपको बताना है। तो पहले हम देखेंगे नीति निगरानी के तात्पर्य कि नीति निगरानी आखिर होती क्या है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नीति निगरानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई नीति या कार्यक्रम उसके निर्धारित लक्ष्य, समय, समीक्षा, संसाधनों और और परिणामों के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यानी ये जो है नीति निगरानी ये देखने की प्रक्रिया है या ये देखने का कार्य करता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी हमने नीति बनाई है वो अपने निर्धारित लक्ष्य या निर्धारित समय पर कार्य कर रही है या नहीं भी कर रही, बस ऐसी हमने चला रखी है। यह नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, गतिविधियों की प्रगति और लक्षित समूहों तक पहुंचने को निरंतर देखने और मूल्यांकन करने का कार्य है। यानी ये जो है ये निरंतर देखती है कि जो भी हम नीति चला रहे हैं वो एक्चुअल टाइम में या ये कहें जितना टाइम हमने फिक्स किया है उसमें कार्य कर भी रही है या नहीं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नीति निगरानी से सरकार को यह जानकारी मिलती है कि क्या नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। यानी सरकार को ये भी पता चलता है कि नीति जो है वो सही दिशा में बढ़ भी रही है या बस ऐसे ही बढ़ी जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। तो इसीलिए नीति निगरानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और यदि नहीं तो उसमें कौन से सुधार किए जाएं ये भी नीति निगरानी से पता चलता है, जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नीतिगत परिणामों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नीति निगरानी के उद्देश्य, यानी जो नीति निगरानी है उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला हम देखेंगे, नीति के कार्यान्वयन की वास्तविकता स्तर का पता लगाया जाता है। यानी वो वास्तविक जो स्थिति है उसमें कार्य कर भी रहा है या नहीं ये पता लगाता है। निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्यों के बीच अंतर को समझता है। यानी जो भी हमने निर्धारित लक्ष्य किए हैं और जो हमने प्राप्त कर लिए हैं लक्ष्य, उनके बीच में अंतर को बताता है कि हमने अभी तक क्या प्राप्त किया और क्या प्राप्त करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, संसाधनों के उपयोग की निगरानी करता है। यानी जो भी हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं उन पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, कार्य में आ रही बाधाओं की पहचान करता है कि कार्य जो हो रहा है इसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नीति में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देना। यानी अगर कोई भी समस्या आ रही है तो क्या क्या सुझाव होने चाहिए, क्या क्या हमें सुधार करनी चाहिए, इसका सुझाव देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली की संकल्पना। यानी जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसकी जो संकल्पना है, अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो इसमें आप लिखेंगे GIS यानी एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो स्थानीय विशिष्ट डेटा को संग्रहित, विश्लेषण और प्रदर्शित करने की सुविधा देता है। यानी ये जो है ये एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो कि एक विशिष्ट डेटा या फिर ये कहें सामग्री का विश्लेषण करने का प्रदर्शन करता है या उसके बारे में हमें विशिष्ट जानकारी देता है। यह मानचित्र, आंकड़ा, सूचना के योगदान से कार्य करता है। यानी इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ के मानचित्र हो गया, आंकड़ा हो गया या फिर सूचना को ग्रहण कर सकते हैं। और नीति निर्माताओं को भौगोलिक आधार पर सूचना का गहराई से विश्लेषण करने की सुविधा भी दे देता है, क्योंकि हमें कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ
की हमें जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ नमी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करनी होती है। जो पता करने के लिए जीआईएस जो है ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नीति निगरानी में जीआईएस की उपयोगिता, यानी अगर हम नीति निगरानी की बात कर रहे हैं तो इसमें इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हमें। तो अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो पहला आप लिखेंगे स्थानीय आधारित नीति निगरानी। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे जीआईएस के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि नीति या योजना किस क्षेत्र में प्रभावी रही और किन क्षेत्रों में कमजोर। उदाहरण, मनरेगा जैसी योजनाओं में जिलावार कार्य प्रगति में ये देखे जा सकते हैं। ये जो है हर क्षेत्र पर निगरानी रखती है और ये देखती है कि किस क्षेत्र में जो योजना है वो कामगार रही है, कमजोर रही है, यानी किस क्षेत्र में वर्क किया उस योजना ने और किस क्षेत्र में नहीं किया। ये मनरेगा जो नीति आई थी उसके बारे में हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संसाधन आवंटन का मूल्यांकन। किस तरह से संसाधन जो आवंटन है उनका मूल्यांकन होता है। जीआईएस ये दिखा सकती है कि किन क्षेत्रों में अधिक या कम संसाधनों का उपयोग हुआ है, जिससे संसाधन आवंटन में संतुलन किया जा सकता है या संसाधन जो आवंटन है वो ठीक तरीके से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान। जीआईएस तकनीक उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां नीति के कार्यान्वयन में अधिक बाधा है, जैसे शिक्षा में गिरावट, स्वास्थ्य सेवा की कमी आदि। यानी ऐसे क्षेत्रों को ये ढूंढती है जीआईएस जिनमें अधिक सुविधा या फिर अधिक जो कार्यान्वयन है उनकी आवश्यकता है या बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कि शिक्षा में गिरावट हो गई या स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनकी कमी हो गई। ऐसे क्षेत्रों को ढूंढकर वहाँ कार्य करने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन और निर्णय समर्थन। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे नीति निर्माण में डेटा का सही चित्रण आवश्यक होता है। जीआईएस मानचित्रों के रूप से जानकारी प्रस्तुत कर नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में सहायता देती है, क्योंकि अगर डेटा ही सही नहीं होगा, जो जानकारी है वो ही सही नहीं होगी, तो क्या निर्णय सही होगा या ये कहीं नीतियाँ सही बनेंगी। तो इसीलिए डेटा का सही होना भी ज़रूरी है और जीआईएस जो है वो मानचित्र के रूप में डेटा हमें प्रस्तुत करवाती है, जिसकी वजह से जो आसानी है वो बढ़ जाती है या ये कहें डेटा आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय नीतियाँ, यानी जो आपदा प्रबंधन है और पर्यावरणीय नीतियाँ हैं उसमें आप लिखेंगे आपदाओं जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया आदि से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और पर्यावरणीय नीतियों की निगरानी जीआईएस के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है, ताकि जो समस्या वाले क्षेत्र हैं या फिर आपदा वाले क्षेत्र हैं उनमें सही तरीके से नीतियों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की निगरानी, यानी जो शहरी नियोजन है और बुनियादी ढांचा है उसमें निगरानी किस तरह से। शहरी विकास, पर्यावरण नीतियां, जल आपूर्ति योजना आदि के कार्यान्वयन में जीआईएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हमारे शहरी विकास हो गया, परिवहन जो नीतियां हो गई और जल आपूर्ति की जो योजना है उसमें भी जो जीआईएस है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये आवंटन या ये कहें जो वितरण है वो सही तरीके से इक्वल वे में करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक उदाहरण। अगर हम व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में जीआईएस का प्रयोग यह देखने के लिए किया गया कि किन क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण हुआ और किन क्षेत्रों में अभी भी खुले में शौच की समस्या है। यानी देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था उसमें भी जीआईएस जो है उसका उपयोग किया गया था, ये देखने के लिए कि किन क्षेत्रों में जो शौचालय है वो बन गए हैं और किन क्षेत्रों में जो शौच है उसकी समस्या अभी भी है, यानी खुले में शौच करने की। तो वो चीज़ को मापने के लिए या समझने के लिए या ये कहें एक तरह से डाटा लेने के लिए जीआईएस जो प्रयोग है वो किया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, जनसंख्या और संसाधनों की उपलब्धता का विश्लेषण जीआईएस द्वारा ही किया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नीति निगरानी किसी भी लोक नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। यह नीति की पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता को बनाए रखने के आधार है, क्योंकि अगर नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता नहीं होगी तो वो नीति बेकार है। और जो जीआईएस है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीआईएस एक आधुनिक तकनीक के रूप में नीति निगरानी को अधिक सटीक, वैज्ञानिक और प्रभावी बनाती है, जो कि अभी हम देख भी चुके हैं। इससे नीति निर्माताओं को न केवल बेहतर सूचना मिलती है बल्कि समस्याओं को क्षेत्रीय आधार पर पहचान कर त्वरित समाधान भी संभव हो पाता है। यानी ये समस्याओं को बुनियादी क्षेत्र या फिर
जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है वहीं पहचान लेती है और तुरंत जो समाधान होता है वो भी प्राप्त करवा देती है। अतः आज के तकनीकी युग में GIS नीति निगरानी एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है हर नीति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय सरकार सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन में किस प्रकार योगदान देती है। यानी जो स्थानीय सरकार होती है वो किस तरह से सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन में योगदान देती है या अपना जो भूमिका है वो निभाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिखेंगे, स्थानीय सरकार और सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका, नगर निगम हो गया, ये सभी हमारी स्थानीय सरकार हो गई। शासन प्रणाली की वह इकाई है जो जो जनता के सबसे निकट होती हैं, यानी यही जो प्रणाली होती है वो जनता के सबसे पास होती हैं। ये सरकारी केंद्रों और राज्य सरकार की नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का कार्य करती है, क्योंकि जो भी सरकार केंद्रीय या राज्य स्तर पर नीतियां बनाती हैं उन्हें लागू करने का कार्य यही संस्था करती हैं। सार्वजनिक नीतियों के सफल कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारें सेतु की भूमिका निभाती हैं, जो नीतियों को कागज से जमीनी हकीकत में बदलती हैं। यानी ये जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं ये एक तरह से जो कार्यान्वयन होता है उसमें एक तरह से सेतु की जो भूमिका है वो निभाती हैं। सेतु एक, आपने सेतु नाम सुना होगा, ये पुल का नाम है। ठीक है, जो कि भगवान राम ने बनवाया था, जो कि एक तरह से श्रीलंका और भारत को जोड़ने का कार्य करती है। इसी तरीके से जो ये नीतियां हैं या ये कहें सार्वजनिक जो नीतियां हैं वो सेतु का ही कार्य करती हैं, किसी भी कागज वाली नीति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए या ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए। ठीक है, यानी एक्चुअल लाइफ में लागू करवाने के लिए। अब हम देखेंगे स्थानीय सरकार का योगदान, यानी इसमें जो स्थानीय सरकार है उसका क्या योगदान होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए आप भी सोचिए कि स्थानीय सरकार क्या क्या योगदान कर सकती है, आप अपने दिमाग भी लगाइए एंड अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये योगदान करती है। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे नीति की स्थानीयकरण, यानी जो भी नीति है उसका स्थानीयकरण होता है। स्थानीय सरकार किसी नीति को स्थानीय ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार ढालती है, जिससे नीति अधिक प्रासंगिक और प्रभावी हो जाती है। जिससे क्या होता है, कोई भी नीति अधिक जो प्रासंगिक है और प्रभावित हो जाती है। देखिए ये जो हेडिंग्स है अगर आप सिर्फ ये याद कर लें, अंदर का आप खुद बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ ये हेडिंग्स याद करनी। और ये जो अंदर का है इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए फटाफट, जिससे क्या होगा, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जो हेडिंग्स है ये याद करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आप बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कार्य के निकटता का लाभ। किस तरह से कार्य के निकटता का लाभ होता है, इसमें आप लिखेंगे, चूंकि स्थानीय सरकारें ज़मीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं, वह समस्याओं की सही पहचान और तेज समाधान में सक्षम होती है, क्योंकि ये जो है इनकी जो जड़ें हैं, ये इनका जो संपर्क होता है वो स्थानीय स्तर पर होता है। इसी वजह से ये तेज जो समाधान है या फिर ये कहें जो वो सक्षम होती हैं, तेज जो समाधान है उसको देने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जन भागीदारी को प्रोत्साहन। किस तरह से ग्राम सभाओं और बोर्ड समितियों के माध्यम से जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे नीति कार्यान्वयन पारदर्शी और उत्तरदायी हो जाता है। क्योंकि जब जनता भाग लेती है तो उसमें जो पारदर्शिता है, उत्तरदायित्वता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। जो भी हमारे स्थानीय संसाधन होते हैं उनका प्रयोग होता है किस तरह से, स्थानीय सरकारें स्थानीय मानव संसाधन, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके नीतियों को अधिक कुशलतापूर्वक लागू करते हैं या नीतियों को अच्छे से लागू करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निगरानी और मूल्यांकन, यानी किस तरह से ये निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। इसमें आप लिखेंगे स्थानीय स्तर पर नीतियों की निगरानी करना अधिक सरल होता है। जनता और प्रतिनिधित्व मिलकर नीतियों के प्रभाव की सीधी समीक्षा करते हैं, यानी नीतियों पर अधिक जो निगरानी है या प्रभावशालीता है वो अच्छे से हो पाती है जब हम जनता और प्रतिनिधित्व साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेवाओं की आपूर्ति। किस तरह से जो सेवाएं होती हैं उनकी आपूर्ति होती है। इसमें आप लिखेंगे शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति स्थानीय सरकार द्वारा की जाती है, जो सार्वजनिक नीतियों के प्रमुख केंद्र होते हैं या प्रमुख अंग होते हैं। यानी देखिए जो हमारी स्थानीय सरकार होती है उसी के द्वारा जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, सड़क हो गई, ये सारी जो बुनियादी जो सुविधा हैं वो हमारी स्थानीय सरकार पूरी कर देती है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण और जागरूकता फैलाने का कार्य ग्राम पंचायत ने किया था, तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मनरेगा जैसी योजनाओं में ग्राम पंचायतों रोजगार कार्ड जारी करने और काम का प्रबंधन करती हैं, जिससे क्या होता है, जो मनरेगा जो योजना है उसको
बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मिड डे मील योजना का संचालन भी प्राथमिक स्कूल स्तर पर स्थानीय निकायों की निगरानी में किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे स्थानीय सरकारें सार्वजनिक नीतियों के कार्यक्रम की रीढ़ हैं। वह केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही की हक है, क्योंकि देखिए अगर ये रीढ़ ना हो या ये कहें ये ना हो तो किसी भी नीति को एक तरह से ज़मीनी रूप से उसे फ़ॉलो करवाना, ये कहूँ ज़मीनी रूप पे उसे लागू करवाना असंभव है। तो इसी वजह से ये एक रीढ़ या मज़बूत कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। इनकी सक्रियता और सशक्तिकरण से नीतियों का ज़मीनी असर तेज़ और व्यापक हो सकता है, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम प्रवेश के वैसंगिक मूल्यांकन मॉडल की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। यानी जो एम प्रवेश है इनका जो विसंगित मूल्यांकन मॉडल है, इसकी जो अवधारणा है इसका आपको विश्लेषण करना है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे नीति मूल्यांकन लोक नीति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी अगर हम नीति मूल्यांकन की बात करें तो ये लोक नीति जो प्रक्रिया है इसका महत्वपूर्ण चरण या महत्वपूर्ण हम पार्ट देख सकते हैं, जिसमें ये जांचा जाता है कि कोई नीति अपने घोषित लक्ष्य को किस हद तक पूरा कर रही है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जो भी नीति बनाई गई है उसने जो घोषित लक्ष्य किया है या उसने जो अपना लक्ष्य माना है वो किस हद तक वहां तक पहुंच पाई है या कार्य कर रही है या नहीं। ठीक है, इस संदर्भ में एम प्रवेश द्वारा प्रतिपादित विसंगत मूल्यांकन मॉडल एक अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक ढांचा प्रस्तुत करता है, जो कि एम प्रवेश द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह मॉडल 1960 के दशक में विकसित हुआ और मुख्यतः शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त हुआ, किंतु बाद में इसका प्रयोग लोक नीति मूल्यांकन में भी होने लगा। यानी देखिए ये जो मॉडल है ये 1960 में आया था और सबसे पहले इसे शिक्षा जो क्रियान्वयन है या शिक्षा का जो क्षेत्र है उसी में इसे लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे जो लोक नीति है उसमें भी इसे मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन करने के लिए यूज किया जाने लगा। अब हम देखेंगे विसंगत मूल्यांकन मॉडल की अवधारणा। यानी विसंगत जो मूल्यांकन मॉडल है इसकी क्या अवधारणा है, तो इसमें आप लिखेंगे एम प्रवेश का विसंगत मॉडल यह मानता है कि नीति या कार्यक्रम में मूल्यांकन या उद्देश्य योजना और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर को पहचानना और उसे सुधारना है। इसका मूल उद्देश्य सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से नीतियों को उसके निर्धारित मानकों तक पहुंचाना है या मानकों तक ले जाना है। ठीक है, इस अगर हम इसके मॉडल के प्रमुख घटक और चरणों की बात करें, यानी जो हमारा विसंगत मूल्यांकन मॉडल है इसके जो प्रमुख घटक या इसके जो प्रमुख चरणों की बात करें तो चलिए इसके देख लेते हैं। एम प्रवेश ने अपने मॉडल को 5 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। यानी इन्होंने अपना जो मॉडल है उसको 5 भागों में विभाजित किया था। तो पहला है हमारा डिज़ाइन चरण। डिज़ाइन चरण क्या है, इस चरण में कार्यक्रम नीति के उद्देश्य मानक और अपेक्षित परिणाम तय किए जाते हैं। यानी जो भी हमारी नीति बन रही है उसका उद्देश्य क्या होगा, मानक क्या होंगे और अपेक्षित परिणाम यानी हम उस नीति से क्या परिणाम क्या चाहते हैं या क्या चेंजेस चाहते हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। यह मूल्यांकन का आधार तैयार करती है। यानी जो भी हमारा मूल्यांकन होगा उसका आधार यही तय किया जाता है कि इसके बाद में जब हमारा मूल्यांकन होगा तो हमें ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चरण होता है वो होता है हमारा स्थापना चरण। स्थापना चरण में क्या होता है, यह देखा जाता है कि नीति या कार्यक्रम को उस रूप में लागू किया गया है या नहीं जैसा डिज़ाइन किया गया था। यानी जो हमने डिज़ाइन बनाया था नीति का वो उसी रूप में लागू हुई है या उसका डिज़ाइन ही बदल गया, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। यदि डिज़ाइन और कार्यान्वयन में अंतर पाया जाता है तो वह विसंगत कहलाता है। यानी अगर डिज़ाइन और कार्यान्वयन में अंतर हो तो वो विसंगत कहलाएगा। यानी वो विसंगत जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी उसमें अभी चेंजेस या फिर ये कहें विसंगत की आवश्यकता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होगा हमारा प्रक्रिया चरण। प्रक्रिया चरण कैसे, इसमें नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। यानी जो भी हमारी नीति बनी है उसका क्रियान्वयन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है उस पर निगरानी की जाती है। वास्तविक गतिविधियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के बीच अंतर की पहचान की जाती है। यानी जो भी हमारी वास्तविक गतिविधियां हैं उसमें जो निर्धारित प्रक्रिया हैं उनके बीच में अंतर जो है उसकी पहचान की जाती है। फोर्थ जो होता है हमारा चरण वो होता है हमारा उत्पादन चरण। यानी जो भी हमारा अब आउटपुट जो है वो आना शुरू होगा, यानी उत्पादन होगा। इस चरण में क्रियाक्रम में परिणामों की जांच की जाती है, जैसे कि लाभार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी अब जो परिणाम निकलेंगे उन पर जांच होगी कि लाभार्थी जो हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी इसका नकारात्मक
सकारात्मक क्या प्रभाव है ये देखा जाता है। यह प्रणालियों की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से तुलना कर मापता है, यानी जो भी हमने पहले निर्धारित किए गए थे लक्ष्य, उनकी तुलना की जाती है कि हमने क्या एक्चुअल में वो चीज़ प्राप्त की या नहीं की, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पांचवा जो है वो है हमारा लागत लाभ विश्लेषण चरण, यानी जो लागत है और जो लाभ है उसका जो विश्लेषण चरण है वो होता है। यह ऐच्छिक चरण है जिसमें यह देखा जाता है कि प्राप्त लाभों के मुकाबले खर्च कितना है, यानी ये जो चरण है ये एक ऐच्छिक चरण है। अगर आपकी इच्छा है तो करवाओ वरना मत करवाओ। इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है जो हमने लगाया है उसमें, जो हमने आउटपुट दिया है, क्या उतना हमें इनपुट मिला है, हमारा लाभ हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। इस वाले चरण में हमें ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इससे नीतियों का आर्थिक दक्षता का आकलन किया होता है, यानी जो भी हमारी नीति है उसके आर्थिक जो दक्षता है वो मापा जाता है इसके अंतर्गत, कि हमें उस नीति से लाभ हुआ, हानि हुई या इक्वल रहा, ये चीज़ हमें पता चलती है। अब हम देखेंगे विसंगत की अवधारणा, यानी जो विसंगत है इसकी जो अवधारणा है, इसमें आप लिखेंगे इस मॉडल में विसंगत का अर्थ है मानव और वास्तविक निष्पादन में अंतर, यानी जो मानव है उसकी विसंगत और जो वो वास्तविक निष्पादन है उनमें अंतर करना हमारी विसंगता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि एक स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य 80% गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली देना है, लेकिन वास्तव में केवल 60% को मिली, तो 20% यह कमी ही विसंगत कहलाएगी। यानी देखिए, अगर उदाहरण के रूप में हम समझाएं कि 80% का हमने लक्ष्य माना कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है उन्हें हम आयरन की गोली देंगे 80% महिलाओं को, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में हमने 80% तो माना, लेकिन हम कंप्लीट कर पाए सिर्फ 60%। अब 80 में से 60% में से ये जो 20% बचे, जिसे हमने गोली नहीं दी आयरन की, ये जो 20% है ये हमारे विसंगत कहलाएंगे। यानी हमने अनुमान तो लगाया था कि हम सारों को कवर करेंगे, 80 के 80% करेंगे, लेकिन हमने करे 60% कवर। अब ये 20% रह गए, 20% जो रह गए ये हमारे विसंगत कहलाएंगे। आई होप आपको विसंगत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे मॉडल की विशेषताएं, यानी ये जो मॉडल है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे सुधार उन्मूलन। उद्देश्य निंदा करना नहीं बल्कि विसंगतता को पहचान कर उसे सुधार करना है, यानी इसका उद्देश्य कभी भी निंदा या फिर उस चीज़ की बुराई करना नहीं होता, बल्कि उसकी जो विसंगतता है, उसकी जो कमी है उसको पहचान कर उसमें सुधार करना होता है। जैसे कि हमारे माता पिता करते हैं, कभी भी हमारी कमियों को दिखाते हैं तो उनका मतलब कभी उन्हें ताना देना या फिर उनकी निंदा करना नहीं होता कि हमें वो ताना दे रहे हैं या हमारी जो बुराई है वो कर रहे हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि उसमें सुधार किया जाए, उसमें ये जो इम्प्रूवमेंट है वो होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो है विसंगत मॉडल की जो विशेषता ये मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानकों पर आधारित। किस तरह से ये मानकों पर आधारित है, इसमें आप लिखेंगे मूल्यांकन स्पष्ट मानकों की तुलना में ये किया जाता है जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनती है, यानी जो भी हमारा मूल्यांकन होगा वो मानकों की तुलना में किया जाता है, जिसकी वजह से जो पारदर्शिता है और जो वस्तुनिष्ठता है वो बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चरणबद्ध दृष्टिकोण। किस तरह से प्रत्येक चरण में मूल्यांकन से लगातार निगरानी और सुधार की एक गुंजाइश की जाती है, ताकि जो भी मूल्यांकन हो रहा है उसमें लगातार जो निगरानी है वो तो हो, साथ में सुधार भी हो। ऐसा नहीं है कि आप देख तो रहे हैं पर उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, तो सुधार भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समन्वय में लचीलापन। किस तरह से यह मॉडल विभिन्न प्रकार के नीतियों और कार्यक्रमों में लागू किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी नीति हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हम इसे लागू कर सकते हैं क्योंकि इसमें लचीलापन है। अब हम मॉडल की अगर सीमाओं की बात करें या फिर इसकी जो बुराइयां हैं उनकी बात करें, तो पहला आप लिखें मानकों की अस्पष्टता। किस तरह से जो मानक होते हैं उनकी अस्पष्टता होती है। कई बार नीतियों के स्पष्ट मानक उपलब्ध नहीं होते, जिससे ये तुलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्पष्ट जो आंकड़े होते हैं या मानक होते हैं वो दिए ही नहीं जाते, जिसकी वजह से तुलना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डेटा एकत्रण करने की कठिनाइयाँ। किस तरह से जो डेटा है वो उसको एकत्रित करने की कठिनाइयाँ होती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक चरण के लिए विश्वसनीय और उपयुक्त डाटा जुड़ाव कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर हम हर किसी के डाटे को देखें तो हर किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते और उसको एकत्रित भी नहीं कर सकते। इसी वजह से विश्वसनीयता वाला जो डेटा होता है उसको एकत्रित करना, यानी जिसपे हम विश्वास कर सकें, जो ट्रू हो, उसको एकत्रित करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपूर्णता की कमी। किस तरह से संपूर्णता की कमी होती है, मॉडल केवल विसंगत तक सीमित नहीं है, यह नहीं बताता कि कोई नीति सामाजिक रूप से कितना न्याय संगत या नैतिक है। यानी देखिए, ये सिर्फ विसंगत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी नहीं बताता कि कोई भी नीति सामाजिक या फिर सामाजिक रूप से कितनी
न्याय संगत है या फिर नैतिक है, ये चीज़ बताने का कार्य नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में उपेक्षा। किस तरह से मूल्यांकन में राजनीतिक दबावों और सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अनदेखा किया जाता है, यानी जो भी राजनीतिक दबाव होता है या फिर राजनीतिक जो संदर्भ होते हैं उनको एक तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे एम प्रवेश का विसंगिक मूल्यांकन मॉडल लोक नीति मूल्यांकन में तथ्य आधारित व्यवस्थित और सुधारोन्मुख दृष्टिकोण प्रदान करता है। किस तरह से, ये अभी हमने देखा, क्योंकि ये सुधार पर ध्यान देता है। यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच मजबूत खामियों को उजागर कर उन्हें समय रहते सुधारने की दिशा में कार्य करता है, यानी जो भी खामियां, जो भी बुराइयां होती हैं उनको उजागर कर उन्हें सुधारने और सही जो दिशा होती है वहां पर चलने के लिए ये प्रेरित करता है। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं, सीमाएं भी हमने देखी, क्योंकि ये खामियों को तो देखता है लेकिन कुछ तो सीमाएं हैं ही इसमें। फिर भी नीतियों की गुणवत्ता सुधारने में यह एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये नीतियों में कमियां तो निकालता है लेकिन कमियों के साथ साथ उसका जो सल्यूशन है वो भी देता है कि हाँ, हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ आपके जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोज़ जिस तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं नोट्स की, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इन सभी के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।